एक बार जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सेशन के शुरुआत के साथ ही वो माहौल, वो जोश थोड़ा ठंडा हो। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गोविंदा जी की मौजूदगी उसमें चार चांद लगा रही है, क्योंकि आपको हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं। और मैं जानती हूँ ब्रजेश पाठक जी, समय आपका बहुत व्यस्त और टाइट है आज, तो इसीलिए जल्दी से अपने सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और बधाई के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली है। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो। लेकिन क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और लखनऊ में हम मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है कि इस जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक का कद भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरीके से प्रचार का आपने मोर्चा संभाला, बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत योगदान है इसमें। इस पर क्या कहेंगे सबसे पहले जीत के साथ? सर, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जहां जहां चुनाव होता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंच चुकी हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के उपरांत आम जनमानस में, जनता जनार्दन में इस बात का पूरी तरह से, इस बात को गारंटी के रूप में जनता स्वीकार करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक के रूप में हैं। जो वो कह रहे हैं वो सही है और आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 चीजों का जिक्र किया, या यूं कहूं कि 4 लोगों का जिक्र किया। एक तरफ जहां पर धर्म आधारित आरक्षण की बात विपक्ष करता है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए गरीब, मेरे लिए युवा, मेरे लिए किसान और मेरे लिए महिलाएं, ये वो 4 सबसे बड़ी जातियां हैं जिनको अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो देश का विकास और मजबूत तरीके से होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आम जनता को किसी वर्ग में न बांट करके उनकी गरीबी को प्राथमिकता में रखा है। आज हम कह सकते हैं कि गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। चाहे लोगों को निःशुल्क मकान देना हो, चाहे बिजली का कनेक्शन देना हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन देना हो, चाहे उनको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देना हो, चाहे शौचालय देना हो, चाहे किसान सम्मान निधि देना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी काल से लेकर अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन। आप देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज भी पैसा देकर आटा खरीदने के लिए लाठियां बज रही हैं, जबकि अपने देश भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को बदलने में, ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। आज हम कह सकते हैं कि बदलता हुआ देश है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है। पहले जिस देश के बारे में कहा जाता था कि ये सांप सपेरों वाला देश है, यहां पर जादू मंत्र वाला देश है, आज भारत की चर्चा दुनिया के पैमाने पर हो रही है। आज जिन लोगों ने हमें गुलामी के 200 साल दंश में गुजारने पर मजबूर किया था, आज उनको पछाड़ करके हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरे हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत इसी ढंग से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से प्रगति कर रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरने जा रहे हैं। आप विपक्ष पर हमेशा आरोप लगाते हैं कि वो परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करता है, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि अगर हम गिनाने पर आएंगे तो लिस्ट कम पड़ जाएगी कि आपकी पार्टी में परिवारवाद और आप तुष्टीकरण की कितनी बड़ी आप भी अच्छी तरह जानते हैं। परिवारवाद का मतलब है केवल पुत्र होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते, फैमिली मेंबर होने के नाते यदि आपको कोई पद मिलता है तो वो परिवारवाद है। यदि कोई कार्यकर्ता की तरह काम करके धीरे धीरे आता है तो ये परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने इस फैक्ट पर आज भी कायम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम देश की आम जनता को, गरीब जनता को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जबकि जो विपक्षी दल हैं, आप चाहे समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखिए, क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे, कार्यकर्ताओं को कभी भी उच्च पद पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। कभी सरकार बनाने की बात आएगी तो उनका बेटा ही बेटी ही बनेगी। कांग्रेस पार्टी में देखिए, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, लेकिन जब छाता लगता है तो सोनिया गांधी जी पर छाता लगता है, खड़गे पर छाता नहीं लगता। और जब कभी बात आती है तो वो भी कहते हैं मार्गदर्शन लेने के लिए हम हाईकमान के पास जाएंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान से मार्गदर्शन लेता है, इसका मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल पपेट है। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो पीछे बैठा कार्यकर्ता, जो हमारा
पोस्टर और दरी बिछाने का काम करता है, वो कभी भी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसका उदाहरण माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब किसी प्रदेश में आप जीतते हैं तो विधायक जो होते हैं वो नेता चुनते हैं दल का, लेकिन पर्यवेक्षकों की आपकी बैठक हुई फौरन चुनाव जीतने के साथ ही, ये कहा गया अंदर खाने से खबर आई कि यहां तो सीएम नाम पर भी मुहर लग रही है। देखिए, अंदर खाने क्या होता है आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, और मुझे लगता है कि जो सच्चाई है, अभी विधायी दल की बैठक होगी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व से कोई हमारा सीनियर लीडर वहां जाकर के बैठक को संबोधित करेंगे और उसके बाद ये स्थितियां स्पष्ट होंगी और कुछ घंटे की बात रह गई है। कुछ घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन क्योंकि सर यूपी सेंट्रिक भी बात करनी होगी, अभी हमने इन तीनों राज्यों में और खासतौर से मध्य प्रदेश में मैं बात करूंगी, क्या इसके नतीजों के साथ आपको लगता है कि अखिलेश और मायावती की पॉलिटिक्स पर भी एक क्वेश्चन मार्क है? देखिए, अब पूरे देश के पैमाने पर मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़े अभिभावक के रूप में स्थापित हुए हैं। लोगों का भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। विपक्षी दलों के बारे में आम जनता ने जिस ढंग से अपनी राय कायम की है, उनको नकार दिया है। वो लोग सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है, सत्ता के भूखे लोगों का समूह है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी, गरीब आदमी की पार्टी है। अखिलेश यादव और मायावती जी पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब लोग सरकार में होते हैं तो उत्तर प्रदेश के हालात क्या होते हैं। आज उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 पर आने जा रहा है। आज हमारे पास सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है, हमारी 6 एक्सप्रेसवेज बनकर के चल रही हैं, 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। 12 एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट अगर कोई कंट्री में है तो केवल उत्तर प्रदेश है। आज सभी 75 के 75 जिलों को हमने 4 वे लेन से जोड़ने का काम किया है। हमने 1,72,000 किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई हैं। हमने इसी प्रदेश में 2017 से पहले एक हफ्ता दिन में बिजली आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। हमने सभी 75 जनपदों को बराबर बिजली दी है। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर राउंड द क्लॉक बिजली मिल रही है, तहसील हेडक्वार्टर पर 22 घंटे मिल रही है, और गांव को भी जरूरत के मुताबिक उनको बिजली हम दे पा रहे हैं। हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों की क्या हालत थी, ड्रॉप आउट इतना बच्चों का हुआ था, मात्र 1,12,00,000 बच्चे बचे थे। कोई अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहता था, टूटे फूटे थे। आज हमने सभी स्कूलों को, 95% से अधिक स्कूलों को कायाकल्प योजना के माध्यम से मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बनाया है। बच्चों को स्कूल ड्रेस दिया है निःशुल्क, और उनको पाठ्य पुस्तकें दी हैं, मध्याह्न भोजन दिया है, जूते मोजे दिए हैं। आज हम 1,92,00,000 बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण, बिल्कुल, और इसकी तारीफ जरूर करनी होगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा के स्कूलों की प्रधान का कार्यालय सचिव पंचायत के बस्ते में हैंड बैग में रहता था, या तो प्रधान के पास रहता था या सचिव के पास रहता था। आज पूरे स्टेट में सभी ग्राम प्रधान के कार्यालय हमने डीएम कार्यालय से बेहतर बनाए हैं और उनको इंटरनेट की सुविधा दी है। केंद्र प्रदेश की जितनी योजनाएं आप गांव में ही उनका लाभ उठा सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है और यह देश की जनता ने स्वीकार किया है। औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आई है। आज मोबाइल जितना हम उपयोग करते हैं पूरे देश में, उसका 65% उत्तर प्रदेश में बन रहा है। दुनिया को सर्वाधिक मोबाइल स्क्रीन सप्लाई करने वाली कंपनी सैमसंग नोएडा में है। आज स्थितियां बदली है, उत्तर प्रदेश का लोगों का भरोसा बढ़ा है उत्तर प्रदेश, और इसके लिए तालियां, क्योंकि उभरता उत्तर प्रदेश और उम्मीदों से भरा उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी एक छोटी सी तस्वीर ब्रजेश पाठक जी की तरफ से सामने रखी गई है। लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही पाठक सर, ईवीएम पर मायावती ने सवाल उठा दिए। वो कहती हैं कि नतीजे गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। आप जानते हैं, जब विपक्ष चुनाव जीतता है तो ईवीएम अच्छा मानते हैं। अभी कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, और जब हारते हैं तो खींच तो कहीं न कहीं मिटाएंगे। देश की जनता सच्चाई अच्छी तरह जानती है। लेकिन सवाल ये भी किया जाता है कि क्या योगी 2.0 सिर्फ बुलडोजर और मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं? हमारा स्टैंड या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मैं प्रदेश की जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर है। हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हमारे पास गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट पहले से हमने नहीं बनाए हैं। उसमें साफ साफ प्रावधान है गैंगस्टर एक्ट में, यदि अवैध संपत्ति आपने बनाई है, जो धनार्जन किया है वो अवैध है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, गुंडई के बदौलत या बलात् कब्जा किया है या सरकारी जमीन पर कुछ बना है, तो इस प्रकार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को गैंगस्टर गुंडा एक्ट में दिया हुआ है। कोई नई बात नहीं है।
तो मिट्टी में मिलाते हम रहेंगे आप। कानून को सख्ती से प्रदेश में लागू करेंगे, ये हमारा स्टैंड है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1000 से अधिक दंगे हुए थे, आज 0 दंगा, एक दंगा नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ सके। हमारी बहु बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नजर से देखते थे समाजवादी पार्टी के समर्थन से गुंडे। हमने 25,000 ऐसे लफंगों को जेल के सीटों के पीछे भेजा है, एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके। अब किसी स्कूल, डिग्री कॉलेज और वर्क प्लेस पर हमारी बहनों को बुरी नजर से कोई देखने वाला हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि बहादुर कभी निराश नहीं होता? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजों के आने के बाद अखिलेश यादव पर आपने तंज कसा कि हार के बाद भी बहादुर निराश नहीं हुआ। इसके मायने क्या थे ब्रजेश? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है, गरीब आदमी की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से सबसे बड़ी जाति गरीब की बताई, दूसरा हमारा महिला, हमारी बहनें नंबर 1 पर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है, किसान हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है और युवा हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी इसी स्टैंड पर कायम है। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और अपने प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, आम जनता के जो कल्याणकारी योजनाएं उनके मामले में और औद्योगिक विकास के मामले में हम नंबर 1 पर आने जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अखिलेश यादव को लेकर था, जो आपने उन पर तंज कसा ये कहते हुए कि बहादुर कभी निराश नहीं होता। मैं उसके मायने समझना चाहती हूँ। ये आपने गलत पढ़ाई, मेरा नहीं है, ये आप ही का है सर। आप चेक कर दिखाइए, मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक बार। मैं चेक, मुझे ट्वीट दिखाइए। नहीं, मैं चेक कर लेती हूँ। लेकिन ये बयान जो है वो उत्तर प्रदेश से, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। आपकी गलत रिसर्च है, ब्रजेश पाठक का ये बयान नहीं है। मैं इसको ठीक कर लेती हूँ सर, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से ही बयान, ये उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से निकल कर आया है। नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का है तो इस पर आप क्या कह सकते हैं? सबको कुछ भी कहने की छूट है। मेरा बयान नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसने क्या कहा है उससे आप पूछिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अखिलेश यादव पर तो कुछ कहेंगे आप ब्रजेश पाठक? मेरा ये मानना है कि आज क्योंकि वो भी देखिए मेहमान के तौर पर आ रहे हैं। लोकतंत्र में जनता जिसे आशीर्वाद देगी वही आपका नेतृत्व करेगा, वही काम करेगा। राजपुत्र होना, किसी बड़े परिवार से आना, ये अब तय नहीं करेगा कि आपका नेतृत्व तय है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना विश्वसनीयता हासिल की है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं के लिहाज से, और हम पूरे 5 साल काम करते हैं। हमने कोरोना काल में लोगों की सेवा करके दिखाया है, जबकि समाजवादी पार्टी से जब भी विपक्षी दल केवल चुनाव के मौसम में घर से निकलते हैं, बाकी इनसा कोई जनता से मतलब नहीं। एक और बधाई आपको, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, भव्य तैयारियां उसके लिए की गई हैं और इसके लिए बधाई की पात्र है यूपी सरकार। सदियों के इंतजार के बाद वो दिन आने वाला है। जिन क्षणों का सदियों तक लोगों ने इंतजार किया है, मैं कह सकता हूं कि 22 जनवरी को 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी जब दुनिया को लोकार्पित करेंगे प्रभु रामलला का भव्य मंदिर, अयोध्या बदल चुका, वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। वहां भव्य स्टेशन बना है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बनकर के तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर जाएंगे, 4 लेन रोड्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। अयोध्या बदल चुका है, प्रभु राम की नगरी है। जिनके आशीर्वाद से चराचर जगत चल रहा है, उनकी नगरी को भव्यता प्रदान करना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रथम लक्ष्य है। अयोध्या जाकर के आप देखेंगे कि दुनिया का हर व्यक्ति आज अयोध्या आना चाह रहा है। बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको, क्योंकि तैयारियां हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब एयरपोर्ट से हम अयोध्या पहुंचेंगे, क्योंकि हमको तो सर पहुंचना ही होगा। लेकिन पिछले कुछ वक्त में अभी जब सत्र चल रहा था तो सत्र के दौरान काफी तीखी नोकझोंक आपकी विपक्ष के साथ होती हुई नजर आई और हेल्थ सेक्टर को लेकर काफी सवाल पूछे गए कि सरकार ने क्या काम किया। आप बधाई के पात्र, हेल्थ सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस से लेकर यूपी सरकार की तरफ से काफी काम किया गया, इंसेफ्लाइटिस को लेकर आपकी सरकार ने काफी काम किया। लेकिन कैंसर, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां, एक तो महंगी बहुत और दूसरा ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी, हमारी सरकार इसको लेकर सरकार की तरफ से हमारी सरकार ने हेल्थ सेक्टर में सर्वोच्च प्रगति हासिल की है। हम प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने में सफल हुए माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। हम नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं, साथ में हम पैरामेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं। इसके अलावा कभी पूरे प्रदेश के मरीजों का आंकड़ा स्टेट के सरकार के पास नहीं आता, रोज हम आंकड़ा मंगाते हैं। आज हम प्रतिदिन 1,80,000 मरीज अटेंड करते हैं अपने अस्पतालों में। हम प्रतिदिन 12,000 एक्सीडेंटल केसों को अटेंड करते हैं, ट्रामा। हम प्रतिदिन 8,000 गंभीर रोगियों को अटेंड करते हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट अटैक या अन्य कोई गंभीर रोग। हम आयुष्मान भारत कार्ड, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है कार्ड बनाने में। हम लोगों को सेवा देने में नंबर 1 पर है। जो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बहनाएं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए चक्कर काटती थी, हमने तय किया है कि सरकारी अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। हमने बारकोड
अपनी बहन के खाते पर दिया है, और जैसे ही उनके पास बारकोड जाएगा किसी भी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाकर के निःशुल्क करा सकती है। सरकार के खाते से बारकोड स्कैन करते ही पैसा कट जाएगा। हमने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा है। हम 5,000 की आबादी पर हेल्थ वेलनेस सेंटर बना रहे हैं। 25,000 ऐसे सीएचओज के हमने नियुक्त किए हैं। आम जीवन में लोगों के जीवन स्तर को हम बदलने में कामयाब हुए हैं। अब बीमारी ये कोई अभिशाप नहीं है, हम बीमारी से लड़ेंगे और स्वस्थ और वातावरण पर्यावरण की दृष्टि से हम बेहतर प्रदान करने में सफल होने जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी बात इंडिया गठबंधन की सर बैठक होनी है, क्योंकि अब तो चलिए 3 राज्यों में आपने चुनाव जीत लिया, तेलंगाना में आप हारे, लेकिन 2024 का चुनाव सर पर है और मोदी जी ने कह दिया कि ये हैट्रिक 2024 के जीत की हैट्रिक की तरह उनको नजर आती है। इंडिया गठबंधन को लेकर देखिए, गठबंधन जिस दिन बना था, हमसे आप लोगों ने पूछा था, हमने कहा था ये केवल सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है। ये इनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। जितने नेता हैं उतने ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन की पार्टी बन चुकी है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। हम 2024 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। तो आप इंडिया गठबंधन को नकारते हैं, उसका एग्जिस्टेंस ही आप नकार सीधे सीधे आप बताइए। अभी आपने सेमीफाइनल देखा, 3 राज्यों के चुनाव हिंदी पट्टी में हुए, तेलंगाना में चुनाव हुए, मिजोरम में चुनाव हुए। क्या वहां के कांग्रेस पार्टी ने क्या गठबंधन में किसी को भी सीटें प्रदान की? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को तृणमूल कांग्रेस कितनी सीटें लोकसभा में देने वाली है पश्चिम बंगाल में, या तृणमूल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देने वाली है? यह संभव ही नहीं है। केवल ये लोगों को बरगलाने का एक माध्यम है। यूपीए 1 और यूपीए 2 का ये तीसरा पार्ट है। सड़ी हुई मिठाई को नई पैकिंग में बेचने का एक तरीका है, और देश की जनता अच्छी तरह इनके गठबंधन को मानती है। ये यूपीए 1 यूपीए 2 को भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इन्हें बुरी तरह से नकार दिया है, और ये नकारे हुए लोगों का केवल समूह है, सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ। आप अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, आप अवैध जमीन अधिग्रहण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई होती है उस पर काम करते हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फोकस मदरसों पर और लाउडस्पीकर पर बहुत ज्यादा रहता है। ये माननीय न्यायालय का निर्णय है, सब लोग जानते हैं, पूरा स्टेट जानता है। हम कानून का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और माननीय न्यायालय ने कहा कि इतने डेसिबल पे ही आप ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा सकते हैं। हम उसका अनुपालन करा रहे हैं। कोई नहीं करा रहा तो उससे पूछो। करवा पा रहे हैं, यानी कि तालियां ये कह रही हैं कि नियम कायदे कानून का पालन करवा पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने आपकी निंदा कर दी है। उन्होंने आपके एक स्टेटमेंट को क्या गलत समझा? नहीं, उन्होंने हमारी बात हो गई, मामला कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं, उसको यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब आगे क्या? आपने अभी क्षेत्रीय दलों की बात की, आपने इंडिया गठबंधन की बात की, अंतिम 5 मिनट आपसे दूंगी समय। उत्तर प्रदेश में आगे ये है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा, हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के गले में जब 2024 की विजय की माला कमल के फूलों की पड़ेगी, उसमें 80 कमल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के भी होंगे। चलिए, आपकी उम्मीदें उत्तर प्रदेश की उम्मीदों की तरह पूरी हो, इसी आकांक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश पाठक जी हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां ब्रजेश पाठक जी के साथ हुई इस बातचीत के लिए। धन्यवाद सर।